यूक्रेन की लॉन्ग रेंज हमले लगातार जारी हैं और रूस की सैन्य फैक्ट्री पर बड़ा हमला हुआ है। वोरोनेज पर स्टॉर्म शैडो से अटैक हुआ है। सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री तबाह हो गई है। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान को तेल निर्यात पर मिली है छूट। यूएस के वित्त मंत्रालय ने दिया है लाइसेंस। तेल उत्पादन बिक्री कर सकेगा ईरान। ईरान को मिली 60 दिन के लिए छूट। यूएस के वित्त मंत्री बेसेंट ने इसका ऐलान किया है। इस वक्त सुपर प्राइम टाइम में यह सबसे बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं। यूक्रेन जंग की शुरुआत यूक्रेन की धरती से हुई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध को रूसी जमीन पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक रूसी शहर यूक्रेनी बारूद बहल रहे हैं और यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे उसके स्वदेशी ड्रोन हैं, जिनके सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। बीते 4 सालों में यूक्रेन पूरी दुनिया में ड्रोन सुपर पावर के तौर पर उभरा है, लेकिन यूक्रेन की इस ड्रोन शक्ति का सीक्रेट क्या है? वो कौन सा मंत्र है जिसने ड्रोन के मोर्चे पर यूक्रेन को शून्य से शीर्ष तक पहुंचा दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे बुरे हालात सेवेस्तोपोल के हैं। यहाँ रात 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल और सुपर मार्केट बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक रात 9 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेंगे। सभी स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी जाएंगी। इसकी वजह बिजली की किल्लत मानी जा रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने सिर्फ हमले की नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी ड्रोन तैयार किए हैं, जिसमें सबसे खास है उसका स्ट्रिंग इंटरसेप्टर ड्रोन। इस ड्रोन की रफ्तार 315 किलोमीटर है। ये 37 दूर दुश्मन ड्रोन को तबाह कर सकता है और इसका वॉरहेड महज 500 ग्राम का है, लेकिन ये इस बारूद से रूस के सबसे ताकतवर गेरोन ड्रोन को हवा में नष्ट कर सकता है। इसका ऑपरेटर वर्चुअल रियलिटी चश्मा पहनकर इसे नियंत्रित करता है। ऑपरेटर को लाइव वीडियो दिखता है कि ड्रोन कहां जा रहा है। इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा है और इससे ये घने अंधेरे या धुंध में भी रूसी ड्रोन्स की गर्मी को पहचान लेता है। ये एआई आधारित टारगेट लॉकिंग सिस्टम पर काम करता है। जैसे ये दुश्मन के ड्रोन के पास पहुंचता है, ऑपरेटर रिमोट से इसके अंदर रखे 500 ग्राम के बारूद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे रूसी ड्रोन के हवा में ही चीथड़े उड़ जाते हैं। इस खास तौर से रूसी ड्रोन के खिलाफ इसे तैयार किया गया है। दरअसल अभी तक इन ड्रोन्स को लेकर जो जानकारी है वो ये है कि रूसी ड्रोन्स के लिए अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके एक इंटरसेप्टर की कीमत $30 लाख के आसपास है, जबकि यूक्रेनी स्ट्रिंग ड्रोन के कीमत जो है वो $2500 है। अमेरिका एक साल में औसतन महज 600 इंटरसेप्टर ही तैयार कर पाता है, जबकि यूक्रेन हर दिन करीब 1000 ऐसे ड्रोन बना रहा है। ड्रोन गठबंधन को फरवरी 2024 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य यूक्रेन को ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। इसकी शुरुआत लातविया और ब्रिटेन ने की थी। अब इस संगठन में कुल 27 देश शामिल हो चुके हैं, जिसमें 15 नाटो और 12 गैर नाटो देश शामिल हैं। साल 2022 में यूक्रेन में 10 से भी कम ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियां थी। आज 2026 में यूक्रेन में 500 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां ड्रोन उत्पादन से जुड़ी हैं। 2022 में यूक्रेन में महज 7 अलग अलग मॉडल के ड्रोन बनाए जाते थे, जबकि 2026 में 200 अलग अलग ड्रोन के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन में सालाना 200 से भी कम ड्रोन बनाए जाते थे। 2023 में यह आंकड़ा सालाना 2 लाख ड्रोन तक पहुंच गया। 2024 में यूक्रेन ने 22 लाख ड्रोन बनाए, जबकि 2025 में 40 लाख ड्रोन बनाए गए। 2026 के लिए यूक्रेन ने 1 करोड़ ड्रोन बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है। आज यूक्रेन में 500 से ज्यादा कंपनियां ड्रोन निर्माण के काम में लगी हैं। यूक्रेन ने इन कंपनियों के लिए सरकारी नियम कायदों में ढील दी हुई है। इन कंपनियों के इंजीनियर सीधे बॉर्डर पर बैठे सैनिकों से फीडबैक लेते हैं और कुछ ही हफ्तों में ड्रोन को अपग्रेड कर देते हैं, जिससे ड्रोन निर्माण और अपग्रेड का काम तेजी से होता है। यूक्रेन के हमलों से रूस को बहुत नुकसान हुआ है। क्रीमिया में तो तेल की बिक्री रोकनी पड़ी है। अब पुतिन यूक्रेन से बदले के लिए बेताब है। ज़ेलेंस्की को सजा देने के लिए कीव पर बड़े हमले की प्लानिंग तैयार की जा रही है। रूस यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाने वाला है कि यूरोप तक खलबली मच जाए।
रूस में लगातार हमलों के बाद एक बार फिर यूरोप से इंतकाम की भी मांग हो रही है, क्योंकि यूक्रेन यूरोप के दम पर ही रूस में हमले कर रहा है। रूसी मीडिया में फिर न्यूक्लियर हमले को जरूरी बताया जा रहा है ताकि यूक्रेन और उसके मददगारों को सबक सिखाया जा सके। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए सजा मुकर्रर कर दी और जेलेंस्की को बहुत बड़े हमले का डर सताने लगा है। पुतिन समर्थक पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने परमाणु हमले की मांग की। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब यूक्रेन की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ चुका है। पश्चिमी देशों को अब सीधे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, दशकों से हम उनकी रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वे हमारी और बाकी दुनिया की रक्षा के लिए साथ नहीं होते। ये अच्छी बात नहीं। जेलेंस्की को डर है कि अब बदला लेने के लिए रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 3 बेस पर बॉम्बर हमले के तैयार हैं। रूस में एगिल्स 2 एयरबेस, यूक्रेन का एयरबेस और ओलेनिया एयरबेस पर मिसाइलों की खेप पहुंचाई गई है। रिपोर्ट में तो दावा है कि यूक्रेन पर हमले के लिए 100 से ज्यादा मिसाइलें लोड की गई हैं। रूस की तैयारियों की वजह से यूक्रेनी शहरों को अलर्ट भेज दिया गया है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी ड्रोन कमांड सेंटर भी सतर्क है। ड्रोन बटालियन यूक्रेन पर हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दावा है कि ड्रोन से कीव पर बड़े हमले का प्लान तैयार है। रूस एक साथ कई ड्रोन से एयर डिफेंस को नाकाम करेगा। रूसी सेना की तैयारियों को लेकर जेलेंस्की को कई सीक्रेट रिपोर्ट्स भी मिली हैं। फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना ने तैयारी कर ली है। यूक्रेन पर भारी गोलाबारी हो सकती है। खास तौर से यूक्रेन के सूमी, डोनेट्स्क के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन को यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों से बड़ी मदद मिल रही। यूक्रेन को करीब 36,000 करोड़ रुपए के हथियारों की सप्लाई होगी। पेट्रियट मिसाइल और टैंक के लिए बारूद की सप्लाई भी होगी। ब्रिटेन से यूक्रेन को मदद की नई खेप मिलने वाली है। ब्रिटेन ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है। ब्रिटेन की मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। ब्रिटिश मिसाइल 225 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने को तैयार रहती है। खास बात यह है कि ब्रिटेन ने बेहद कम खर्च में यूक्रेन के लिए मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल को हासिल करने के बाद यूक्रेन मॉस्को तक आसानी से हमला कर पाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को 2,20,000 ड्रोन की सप्लाई करने वाला है। यूक्रेन को ब्रिटेन से एयर डिफेंस खरीदने के लिए फंड भी मिल रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन के लिए अमेरिकी इंटरसेप्टर भी खरीद रहा है। ब्रिटेन से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। तल्खियों के बीच मुद्दे सुलझाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कई जटिल मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसने कूटनीति पर अब भी तलवार लटका रखी है। मुद्दा है लेबनान, जहां ईरान युद्ध विराम की दशा में शांति चाहता है, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ गए हैं कि न तो लेबनान में हमले बंद होंगे और न ही इजरायली सेना पीछे हटेगी। आखिर नेतन्याहू क्या चाहते हैं? वो अमेरिका ईरान की कूटनीति में पेच क्यों फंसा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या लेबनान का खूनी संग्राम दुनिया पर भारी पड़ने वाला है? क्या यूएस ईरान के बीच युद्ध विराम की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी? इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक लेबनान में करीब 10 किलोमीटर तक बफर जोन बनाया गया है और यह बफर जोन अमेरिका की सहमति से बनाया गया है। इस बफर जोन से इजरायली सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। हालांकि इसी हफ्ते इजरायल और लेबनान के बीच भी वार्ता होनी। सर्वे बता रहा है कि 92% इजरायली मानते हैं कि युद्ध से इजरायल को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा युद्ध में जीत ईरान की हुई। इस समय यूएस ईरान की डील में पेच का केंद्र लेबनान है और इसे युद्ध का मुख्य मुद्दा बनाया है इजरायल ने, जिसकी सेना ने 5 से 7 किलोमीटर का एक बफर जोन बना लिया है, यानी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और इस कब्जे का मकसद है लितानी नदी तक का क्षेत्र पूरी तरह से खाली करवा लेना, ताकि हमले का खतरा टाला जा सके। हालांकि अब भी जहां इजरायली सेना मौजूद है, उसकी दूसरी रेखा यानी यारिन क्षेत्र में हिजबुल्लाह मौजूद है, वहां उनका नियंत्रण है। इसीलिए इजरायल की सीमा से लेबनान के अंदर तक 20 से 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वॉर जोन बना हुआ है। मुस्तबा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई के मुताबिक लेबनान में इजरायल की आक्रामकता के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका को जवाबदारी लेनी ही पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आखिर लेबनान में इजरायल ने गलती क्या की? लेबनान में वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए?
लेबनान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के केंद्र में है, जिस पर ईरान नरमी चाहता है, लेकिन इजराइल इस केंद्र पर कोई नरमी नहीं दिखा रहा। इजराइल का दावा है कि यारिन अब भी हिज्ब के नियंत्रण में है। बिंत जुबैल क्षेत्र में भी हिजबुल्लाह की लॉन्चिंग साइट है। आयत अल शाब में भी हिजबुल्लाह ने नियंत्रण कर रखा है और मारून अल रास क्षेत्र में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं। इसीलिए कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन बनाकर इजरायली सेना वहां होनी चाहिए। ये हो भी सकता था, लेकिन वार्ता के बावजूद हमले न रुकने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के बफर जोन प्लान को नामंजूर कर दिया, जो इस समय ईरान अमेरिका वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नेतन्याहू की लोकप्रियता का ग्राफ 40.5% से गिरकर 29.4% पर आ गया। यानी नेतन्याहू राजनीतिक साख बचाने के लिए बफर जोन नहीं छोड़ना चाहते और हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर इजराइल का कब्जा मंजूर नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की मेज आक्रामकता की भेंट चढ़ती जा रही है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की हाई प्रोफाइल वार्ता में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ईरानी डेलीगेशन ने वॉकआउट कर दिया। जहां एक तरफ जेडी वेंस शांति का नया अध्याय लिखने पहुंचे थे, वहीं ट्रंप के बयानों ने फिर से बारूद बिछा दिया है और वार्ता की पीस टेबल पर आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान और कतर की कूटनीतिक उलझन को और बढ़ा दिया है। क्या ऐसे में 60 दिनों का ये शांति रोड मैप फ्लॉप जाएगा? ये रिपोर्ट में जानिए। ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को तुरंत रोक देना चाहिए। अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुकते हैं तो हम ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेंगे। वो हमले पहले से भी ज्यादा भीषण होंगे कि ईरान अमेरिकी चेतावनियों के आधार पर फैसले नहीं लेता और ईरान की सेना किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिसमें एक साझा बयान में पाकिस्तान और कतर ने बताया कि पहले दौर की वार्ता में 60 दिन के अंदर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति जताई गई है। साथ ही स्थायी युद्ध विराम करने, फ्रीज किए गए फंड को जारी करने के साथ ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ईरान अमेरिका समझौते के आर्टिकल 13 के मुताबिक पैराग्राफ 1, 4, 5, 10 और 11 को पूरा करने पर ही वार्ता आगे बढ़ेगी। पैराग्राफ 1 के मुताबिक सबसे पहली शर्त सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, जिसमें लेबनान में सैन्य अभियान को पूरी तरह बंद करना शामिल। ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ। पैराग्राफ 4 के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से 30 दिन के अंदर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह हटना था, जिसे हटाने का काम अमेरिका ने शुरू कर दिया है, यानी आंशिक तौर पर लागू हो चुका है। पैराग्राफ 5 के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना एक अहम शर्त है, जो फिलहाल खुला नहीं है। पैराग्राफ 10 के मुताबिक ईरानी तेल निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी गई है, जो अभी तक पूरी तरह नहीं हटाए गए। पैराग्राफ 11 ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने की बात पर जोर देता है, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है, लेकिन यहां संकट अब भी बरकरार है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हॉर्मुज में जंग से पहले जैसे हालात बनना अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ ईरान ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज पर नियंत्रण का प्लान तैयार कर रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रंप है जो हॉर्मुज के जरिए युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। ऐसे में डर है कि ट्रंप और मुश्तबा की महत्वाकांक्षा हॉर्मुज में जंग फिर भड़का सकती है। ईरान ने साफ कहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए व्यवस्था बनाई गई। यहां से जहाज कब तक गुजरेंगे, ये इजराइल पर निर्भर करता है। 20 जून को हॉर्मुज से 26 जहाज गुजरे थे। ईरान की धमकी के बाद 21 जून को महज 5 जहाजों ने ही हॉर्मुज को पार किया और 22 जून को अभी तक सिर्फ 12 जहाज ही हॉर्मुज से गुजरे और इसकी वजह ईरान का डर। रविवार की रात कतर के गैस प्लांट में धमाका हुआ था। पूरे अरब में युद्ध फिर छिड़ने का डर फैल गया। हालांकि बाद में साफ हुआ कि धमाके की वजह हमला नहीं बल्कि हादसा है। यह धमाका प्लांट को दोबारा शुरू करने की कोशिश के दौरान हुआ था। ईरान बार बार कह रहा है कि वो 60 दिन बाद हॉर्मुज में नई व्यवस्था लागू करेगा और ओमान के साथ मिलकर सुविधा शुल्क वसूलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इस स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो कई बार सुरक्षा के नाम पर अरब देशों से टैक्स वसूलने का जिक्र कर चुके हैं। अगर ये समझौता विफल होता है तो राष्ट्रपति ट्रंप बलपूर्वक हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका हॉर्मुज को नियंत्रित करेगा
हम इस अभियान के खर्च के लिए वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों से शुल्क लेंगे। ब्रिटेन में एक बार फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लेबर पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पिछले 10 साल में ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। नए नाम के चुनाव के बाद स्टारमर की सत्ता से विदाई हो जाएगी। पिछले हफ्ते उत्तरी इंग्लैंड के मेकरफील्ड उपचुनाव में एंडी बर्नहम ने दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका दावा और मजबूत हो गया था। अब उनको ही सत्ताधारी लेबर पार्टी का अगला नेता और ब्रिटेन का पीएम चुना जाना तय माना जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था, वो 2 बेहद अहम मुद्दों आव्रजन और ऊर्जा पर बुरी तरह विफल रहे हैं। उत्तरी सागर तेल और गैस का एक पुराना बेसन है। यहां से करीब 93% तेल गैस पहले ही निकाला जा चुका है। बचे हुए भंडार को निकालना बेहद महंगा और कठिन है। ब्रिटिश सरकार ने ड्रिलिंग लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका अरब के मोर्चे पर फंसा हुआ है। ट्रंप की महत्वाकांक्षा ने कई मोर्चों पर अमेरिका को कमजोर कर दिया है, जिसका फायदा उठाने के लिए चीन तैयार है। दरअसल चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और तैयारी ऐसी जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बैठे अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल चीन की सेना समुद्री युद्ध की ड्रिल कर रही है और इस ड्रिल के लिए सबसे मुफीद टारगेट हैं अमेरिकी युद्धपोत, ताकि युद्ध की दशा में चीन की क्षमता सबसे घातक दुश्मन से मुकाबला करने की हो। इसलिए चीन ने मिसाइल हमले की ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी युद्धपोत की रेप्लिका तैयार की, जिसके टारगेट पर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर, क्योंकि चीन जानता है कि ताइवान पर हमला होते ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रशांत सागर में पहुंचेंगे और अमेरिका का घमंड चीन अपनी किलर मिसाइलों से चूर कर देगा। कोलंबिया में अब गुस्तावो पेट्रो का वामपंथी दौर खत्म हो चुका है। ऐतिहासिक जीत के साथ अमेरिकी समर्थित दक्षिणपंथी शासन की वापसी हो गई है। दूसरी तरफ अपनी हार के लिए गुस्तावो पेट्रो ने चुनावी सॉफ्टवेयर में इजरायली हैक का आरोप लगा दिया है कि कोलंबिया के चुनावी सर्वर्स हैक करके इजराइल ने चुनाव में हेरफेर किया है। दावा है कि चुनावी सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सर्वर में किए गए बदलावों से गड़बड़ी का संकेत मिले। गुस्तावो पेट्रो ने वोटों की दोबारा गिनती और सिस्टम के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की। गुस्तावो पेट्रो के खुलासे के मुताबिक साल 2021 में पूर्व राष्ट्रपति इवान दुके के कार्यकाल के दौरान इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। इस पैसे का कोई सरकारी बजट में रिकॉर्ड नहीं। खुलासे के मुताबिक अमेरिका ने पेगासस स्पाईवेयर के लिए फंडिंग की थी।